ग्रीटिंग स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह। आशा करता हूं आप लोगों का नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के साथ अनुभव बहुत ही शानदार रहा होगा और आप लोगों को अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक भी रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव थर्ड के आईआर गवर्नमेंट स्कीम एंड मिसलेनियस पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में क्षेत्र, पक्तिका प्रांत, लीबिया। देखिए यह युग्म सही नहीं है। देखिए पक्तिका प्रांत जो है अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में पड़ता है। हाल ही में पाकिस्तान की वायुसेना के द्वारा वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। हम सभी जानते हैं कि जो डुरन लाइन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है और मेनली ये पश्तून डोमिनेटेड रीजन है, क्षेत्र है। तो इसमें क्या है कि डुरन लाइन को लेकर हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद बना रहता है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामक आतंकी संगठन के आतंकवादियों को टारगेट करते हुए की। ठीक है, लेकिन जिस तरह की खबरें आई उससे पता चला कि वहां पर बच्चों और महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। भारत सरकार के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। ठीक है, तो पक्तिका प्रांत हमारा अफगानिस्तान में है। तो इस तरह से ये आपका पहला युग्म जो है वो सही नहीं है। दूसरे युग्म की ओर चलते हैं। टिग्रे, इराक। यह युग्म भी सही नहीं है। देखिए टिग्रे जो क्षेत्र है वह इथियोपिया के उत्तरी भाग में स्थित एक इथियोपिया का प्रांत है। वहां पर मुख्यतः क्या है, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, टीपीएलएफ। यह एक उग्रवादी संगठन है जिसकी मुख्य मांग है कि इथियोपिया से अलग होकर टिग्रे क्षेत्र को एक स्वायत्त यानी एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा टीपीएलएफ और इथियोपियाई गवर्नमेंट हमेशा संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह चर्चा में रहा। इस तरह से युग्म सेकंड भी हमारा सही नहीं है। अब चलते हैं युग्म थर्ड की ओर। बोलन दर्रा, पाकिस्तान। देखिए ये युग्म सही है। हाल ही में बलूचिस्तान के कुछ उग्रवादी समूह के द्वारा बोलन क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ट्रेन पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, जिसमें लगभग 400 से अधिक लोगों को बंधक भी बना लिया गया। ठीक है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा। तो ये युग्म सही है। और यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि खासकर इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि जो बोलन क्षेत्र है वो भारतीय उपमहाद्वीप के में प्रवेश करने का एक प्राकृतिक मार्ग भी रहा है, जिसके जरिए प्राचीन काल से व्यापारी हो या आक्रमणकारी हो या जनजातीय समूह हो वे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि खैबर, बोलन एंड गोमल ये तीन प्रमुख दर्रे थे जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश के प्राकृतिक मार्ग थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा युग्म 3 सही होता है। गोलन हाइट्स, सीरिया। यह युग्म सही है। गोलन हाइट्स सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित एक क्षेत्र है। यह एक पठारी क्षेत्र है। मुख्यतः इजराइल और सीरिया के बीच जो संघर्ष और विवाद चलता रहता था उस वजह से गोलन हाइट्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। हम जानते हैं कि 1967 के योम कीपर वार के बाद इजराइल ने सीरिया के इस क्षेत्र को कब्जा लिया था और 1981 यानी 1981 में इसका पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया था। 2019 में यूएसए द्वारा इसे इजराइल के इस कब्जे को मान्यता भी दी गई। तो इस वजह से ये क्षेत्र काफी चर्चित रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही हैं। 3 और 4 इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी एक इमेजेस के जरिए हम इन क्षेत्रों की लोकेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये अफगानिस्तान का ये मैप है और ये जो
प्रांत है, ये अफगानिस्तान के यानी पूर्वी क्षेत्र में स्थित ये प्रांत है, इसी का नाम पक्तिका है। ठीक है, ये मैप जो हमारा है ये इथियोपिया का मैप है, और इसी के जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित ये प्रांत है यही टिग्रे क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ये पाकिस्तान का मैप है, और यहां पे जो लोकेशन है यही बोलन पास यानी बोलन दर्रे की लोकेशन है। ठीक है, ये मेनली पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अब हम देखते हैं गोलन हाइट्स। देखिए ये यहां पर सीरिया है और ये इजराइल। ठीक है, और ये जो पार्ट है जो इजराइल के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यही गोलन हाइट्स है। जैसा कि मैंने कहा था कि वर्तमान में इस क्षेत्र में इजराइल का कब्जा है। ठीक है, तो इस तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अन्न चक्र नामक एक पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा अन्न चक्र नामक पहल की शुरुआत की गई। देखिए ये क्या है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस है, इसके लिए आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये ऐसे एल्गोरिदम का यूज करता है कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाए ताकि देश में जो खाद्यान्न का जो मूवमेंट है यानी आवागमन है उसमें उत्कृष्टता हासिल की जा सके। इसके लिए सरकार के साथ साथ जो सहयोग कर रहे हैं वह आईआईटी दिल्ली और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP इनके साथ मिलकर सहयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो भारत का सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम है इसमें रिसाव की काफी बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसी के जो आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने के लिए ही अन्न चक्र पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए केंद्र द्वारा समय समय पर विभिन्न भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि सर्वप्रथम ये 2004 में तमिल को प्रदान किया गया था, तमिल भाषा को प्रदान किया गया था। ठीक है, शास्त्रीय भाषा जैसे कि शास्त्रीय शब्द से हम समझते हैं अपने आप में यूनिक होती है। ठीक है, कथन एक की ओर चलते हैं। पाली और प्राकृत दोनों को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह देखिए कथन सही है। मैं यहां पर एक फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाषाई विशेषज्ञ समिति जो हमारी साहित्य अकादमी के अंतर्गत कार्य करती है उसके द्वारा हाल ही में शास्त्रीय भाषा प्रदान करने का जो मानदंड है उसमें हल्का सा परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन के कारण ही हाल ही में 5 अन्य भाषाओं को, जो 5 भारतीय भाषाएं हैं, उन्हें शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये जो 5 भाषाएं हैं इनका मैं नाम बताना चाहूंगा। असमी, मराठी, बंगाली, प्राकृत और आपकी पाली। ठीक है, ठीक है, देखिए जो भाषाई विशेषज्ञ समिति होती है यह साहित्य अकादमी के अंतर्गत कार्य करते हैं, और साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वे इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। इसमें हमारे गृह मंत्री, संस्कृति मंत्री और इनके अतिरिक्त 4 से 5 भाषाई विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं कि 5 ये भाषाएं जोड़ने के बाद तो अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया तमिल को यह दर्जा सबसे पहले प्रदान किया गया था। सेकंड, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसमें गैर उधार नॉन बोरोड साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि भाषाई विशेषज्ञ समिति द्वारा हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए जो मानदंड है उसमें परिवर्तन किए गए हैं, और जो मुख्य परिवर्तन है
वह यही मानदंड परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अब यह क्या है कि गैर उधार की जगह यह है कि जो प्राचीन काल में जो उसकी परंपरा थी अथवा साहित्य था उससे वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह अब यह मानदंड नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह कथन 2 हमारा सही नहीं है। अगले कथन की ओर चलते हैं हम। देखिए कथन 3, भाषाई विशेषज्ञ समिति, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, जो शास्त्रीय भाषा के मानदंडों को संशोधित करती है की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसकी अध्यक्षता जो साहित्य अकादमी है उसके चेयरमैन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा यह कथन भी सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल एक हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए ये यहां पर एक लिस्ट दी गई है जो शास्त्रीय भाषा और उन्हें दर्जा प्रदान करने के वर्ष को भी दर्शाती है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि हाल ही में 5 भाषाओं को यह दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें असमी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत शामिल है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले यह दर्जा तमिल को 2004 में प्रदान किया गया था और उसके उपरांत संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को यह दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो अब कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सलाह दी गई है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत विद्यार्थियों को 3 भाषाएं सिखाई जाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं के संभावित संयोजन है जिनका चुनाव विद्यार्थी इस सूत्र के अनुसार कर सकते हैं? देखिए जब बात करें त्रिभाषा सूत्र की तो देखिए इसका प्रारंभिक जो हम है उत्पत्ति हम देख सकते हैं राधा कृष्ण समिति, जिन्होंने इसकी प्रारंभिक उत्पत्ति राधा कृष्ण समिति के हम सुझावों में देख सकते हैं। उसके उपरांत जो कोठारी आयोग है, जिसे शिक्षा आयोग भी बोला जाता है, उसके द्वारा प्रथम बार स्पष्ट रूप से त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की गई थी। और स्पष्ट रूप से जो हमारी शिक्षा नीति है 1968 की, उसके तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू कर दिया गया था। इसमें मुख्यतः बात की गई थी कि 3 भाषाएं देश भर में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी, जिनमें एक हिंदी, इंग्लिश और इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है 2020, उसमें भी त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की गई है और इसे लेकर केंद्र सरकार और तमिल सरकार जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसके बीच में हल्की सी कुछ खींचातान चलती रहती है। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का मानना है कि यह हिंदी को इंपोज करने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले में थोड़े से परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, अब जो त्रिभाषा फॉर्मूला है इस नीति के तहत इसमें यह बात की गई जो हमारी 2 भाषाएं होंगी वह भारतीय उत्पत्ति की भाषाएं होंगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक भाषा अन्य ली जा सकती है। कम से कम 2 भाषाएं भारतीय उत्पत्ति की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं कि जो संभावित संयोजन पर तमिलनाडु का छात्र हिंदी, संस्कृत और जापानी चुन सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर हिंदी और संस्कृत दोनों भारतीय उत्पत्ति की भाषाएं हैं और जापानी जो है एक विदेशी भाषा, विदेशी उत्पत्ति की भाषा है। तो इस तरह यह संयोजन चुना जा सकता है क्योंकि इसमें मिनिमम 2 भाषाएं भारतीय उत्पत्ति की हैं। उत्तर प्रदेश का छात्र हिंदी, अंग्रेजी और कोरियाई चुन सकता है। देखिए यहां पर हिंदी भारतीय उत्पत्ति की भाषाएं हैं लेकिन अंग्रेजी और कोरियाई विदेशी उत्पत्ति की भाषाएं हैं, तो इस तरह यह संयोजन नहीं चुना जा सकता। तीसरा संयोजन हम देखते हैं, गुजरात का छात्र हिंदी, पंजाबी और थाई चुन सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हिंदी और पंजाबी दोनों भारतीय उत्पत्ति की भाषा है जबकि थाई विदेशी उत्पत्ति की भाषा है। तो इस तरह गुजरात का छात्र यह संयोजन चुन सकता है क्योंकि मिनिमम 2 भारतीय उत्पत्ति की भाषाएं होना आवश्यक है। तो इस तरह देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बी केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। खीर भवानी मेला
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? देखिए इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी जो मेला प्रसिद्ध है, ये खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि गंडेर बल, ठीक है, गंडेर बल के पास एक खीर भवानी मंदिर, खीर भवानी माता का मंदिर स्थित है, वहीं पर यह खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए यह राज्ञा देवी का मंदिर है, ठीक है। मुख्यतः होता क्या है कि खीर भवानी मेले के दौरान यहां पर खीर जो दूध से निर्मित होती है उसका चढ़ावा यानी प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसी वजह से इसे खीर भवानी मेला भी कहा जाता है। यह जो मेला है यह कश्मीरी जो हिंदू हैं, कश्मीरी हिंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी पवित्र भी माना जाता है। और वहीं मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में अमरनाथ यात्रा के बाद यह दूसरा जो सबसे बड़ा आयोजन है जो हिंदू धर्म के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह यह ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और ये टेंपल लगभग श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, गंडेरबल के पास। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए ये खीर भवानी जो टेंपल है ये उसी की इमेज है, ठीक है। भारत में इनर लाइन परमिट आईएलपी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। देखिए आईएलपी है क्या? इनर लाइन परमिट, देखिए ये एक यात्रा दस्तावेज होता है जो किसी विशेष राज्य में मतलब यात्रा करने के लिए या ठहरने के लिए उस राज्य से बाहर के व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आईएलपी की व्यवस्था है। इन 4 राज्यों में प्रथम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा आपका नागालैंड, तीसरा आपका मिजोरम और चौथा जो है आपका मणिपुर। भारत में वर्तमान में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आईएलपी की व्यवस्था है। अगर कोई इन राज्यों से बाहर का नागरिक है लेकिन इन राज्यों में यात्रा करना चाहता है अथवा ठहरना चाहता है अथवा कुछ कार्य करना चाहता है तो उसे आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो मतलब औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिशर्स थे, यहां पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने हितों के संरक्षण के लिए आईएलपी को लागू किया गया था और इसके लिए 1873 का एक एक्ट है जिसका नाम है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ठीक है। ये 1873 का एक रेगुलेशन है, ठीक है। इसके तहत आईएलपी की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में यह 1958 के सरकार के फॉरेनर्स ऑर्डर के तहत यह कार्यरत है, आईएलपी व्यवस्था कार्यरत है, ठीक है। देखिए वर्तमान में जो इसका उद्देश्य है वह यह है कि जो क्षेत्रीय जनता है उनकी डेमोग्राफी, सांस्कृतिक और आर्थिक हितों का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो आईएलपी के संबंध में हम इन कथनों पर विचार करेंगे। मेघालय उन राज्यों में से एक है जहां आईएलपी व्यवस्था लागू है। यह कथन सही नहीं है। देखिए मेघालय द्वारा आईएलपी की बार बार डिमांड की जाती है, ठीक है, इससे पहले भी की गई है और हाल ही में मेघालय द्वारा पुनः आईएलपी की डिमांड की गई है, ठीक है। इस वजह से ये काफी चर्चा में भी रहा, ठीक है। तो ये कथन सही नहीं है, मेघालय में अभी आईएलपी की व्यवस्था नहीं है, ठीक। कथन 2 की ओर चलते हैं। केवल आदिवासी बहुल क्षेत्र में ही आईएलपी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, पूरा राज्य नहीं। देखिए जैसे कि मैंने अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि पूरे राज्य में आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। अगर कहीं पर आईएलपी व्यवस्था लागू है तो पूरे राज्य पर ही लागू होगी, ठीक है। तो इस तरह यह कथन भी सही नहीं है। आईएलपी संबंधित राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा भी जारी किया जा सकता है। देखिए आईएलपी जारी करने का जो मूल कार्य है वह राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो गृह विभाग है वह इस पर पर्यवेक्षण रखता है राज्य सरकार के साथ मिलकर, लेकिन जारी नहीं करते हैं केंद्र सरकार इसे, क्योंकि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही जारी की जाती है। तो कथन 3 भी हमारा सही नहीं है, ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन डी कोई भी नहीं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रीय समूहों पर विचार कीजिए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC, देखिए
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक जो क्षेत्रीय सुरक्षा जो समूह है, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी 2020 में की गई थी। मुख्यतः इसमें भारत, श्रीलंका और आपके मालदीव शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें मॉरिशस 2022 में और बांग्लादेश 2024 में सम्मिलित हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आपसी बातचीत या आपसी सम्मेलन के जरिए जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसे बढ़ावा देने और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर आपस में भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की जो बैठक हुई उसमें इसके सचिवालय के गठन के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वहां पर हस्ताक्षरित किया गया। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, देखिए यह हिंद महासागर के सभी तटीय, हिंद महासागर सभी नहीं, हिंद महासागर के 23 तटीय देशों का एक समूह है। ठीक है, इसमें हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों या विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस समूह का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसमें अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, आपके दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हिंद महासागर के विभिन्न तटीय देश इस समूह में शामिल हैं। ठीक है, इसमें भारत एक महत्वपूर्ण देश है। 3, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक। हम जानते हैं 1997 में बिम्स्टेक का गठन किया गया था बैंकॉक घोषणा के बाद। ठीक है, वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल हैं। ठीक है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और 2 देश इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, जिनमें आपका म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र को एक आर्थिक विकास के, इस क्षेत्र में एक आर्थिक विकास का माहौल तैयार करना इस बिम्स्टेक पहल का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, देखिए 2008 में इस पहल को, इसमें देखिए इस पहल में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 2008 में इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वह नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, और हाल ही में 2025 में भारत ने इसकी अध्यक्षता पुनः ग्रहण की है। ठीक है ना, यह इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देश हैं उनमें जो सुरक्षा संबंधी जो मुद्दे हैं हिंद महासागर, उनमें आपस में बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं की जा सके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और मॉरिशस दोनों उपयुक्त में से किन समूह के सदस्य हैं? देखिए जब भारत की बात की जाए तो भारत कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इन चारों में शामिल है और महत्वपूर्ण भूमिका भी भारत इनमें निभाता है। ठीक है, और वहीं अगर मॉरिशस की बात की जाए, मॉरिशस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का एक हिस्सा है, सही है। मॉरिशस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का भी एक हिस्सा है। और वहीं अगर बात की जाए बिम्स्टेक की, तो मॉरिशस बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 5 इसमें जो देश हैं वो दक्षिणी एशिया के और 2 आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, तो मॉरिशस इसमें शामिल नहीं है। वहीं अगर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की बात की जाए तो मॉरिशस इसमें भी सम्मिलित है। तो किन समूह के सदस्य दोनों हैं? तो 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4 सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। सरकारी पहल का नाम PM वन बंधु कल्याण योजना। ठीक है, देखिए हाल ही में इस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, ये एक पहल थी जिसे 2014 में, अक्टूबर 2014 में सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक व्यापक पहल थी जिसमें जनजातीय जो हमारी जनजातीय जो हमारी जनता है उसके जीवन स्तर को और उनके विकास को बढ़ावा देने के, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कि एक व्यापक पहल प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, पेयजल
आवास आदि को बढ़ावा देना था, और इसके अतिरिक्त कुछ छात्रवृत्तियां भी जो छात्रों को प्रदान की जा रही थी। ठीक है। प्राथमिक उद्देश्य लघु वनोपजों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना, नहीं, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। जैसा कि हमने बात की थी कि इसका प्राथमिक उद्देश्य है जो जनजातीय हमारी जनता है उसके सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। जनजाति नोडल मंत्रालय, यह सही बात है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय है। ठीक है। लेकिन यह सही सुमेलित नहीं होता, तो इस तरह आपका जो पहला है वो गलत हो जाता है। ठीक है। पीएम मुद्रा, माइक्रो फाइनेंस यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा योजना। देखिए यह आपके जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उन्हें जो वित्त प्रदान करने की एक योजना थी। ठीक है, जिसे 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। गैर कृषि क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों को सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करना, यह सही है। एमएसएमई मंत्रालय, नोडल मंत्रालय, ठीक है, यह देखिए सही नहीं है। जो वित्त मंत्रालय है यानी वित्त मामलों का मंत्रालय जो है वह इसका नोडल मंत्रालय, तो इस तरह यह भी हमारा सही नहीं है। ठीक है। देखिए हाल ही में क्या 2024-25 के बजट में इसमें एक नई जो ऋण जो कैटेगरी है उसे शामिल किया गया था। जब अगर हम बात करें तो हम इसकी चारों कैटेगरी पर चर्चा कर सकते हैं। जो शिशु कैटेगरी है इसमें 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं किशोर की हम बात करें तो इसमें 5 लाख से नहीं, सॉरी, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। वहीं तरुण कैटेगरी की हम बात करें तो यह 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। जैसा कि मैंने बात किया कि इसमें एक नई कैटेगरी 2024-25 के बजट में सम्मिलित की गई और यह है तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या है कि आपका 10 लाख से 20 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है। जहां पहले मुद्रा के तहत सिर्फ 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता था, वहीं एक नई कैटेगरी जोड़ने के साथ अब यह 20 लाख तक की सीमा तक पहुंच चुका है। ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा दूसरा युग्म भी सही सम्मिलित नहीं है। अब चलते हैं तीसरे की ओर, पीएम श्री योजना। ठीक है। देखिए यह एक ऐसी योजना है जिसमें जो मौजूदा विद्यालय हैं उनमें हम गुणात्मक परिवर्तन लाए। ठीक है, जिसमें सभी तरह से, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बच्चों के लिए वहां पर माहौल निर्माण करना हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता हो, तो हमें इस तरह जो मौजूदा विद्यालय को परिवर्तित करना है कि वह एक उदाहरणात्मक रूप में प्रस्तुत हुए। सरकार का उद्देश्य है कि लगभग 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का गठन किया जाए। ठीक है। तो प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा विद्यालयों को गुणात्मक रूप से सशक्त बनाना, सही है। शिक्षा मंत्रालय, यह भी सही है। शिक्षा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो यह थर्ड हमारा सही हो जाता है। तो उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही सुमेलित है? हमें पता है कि सिर्फ एक, केवल एक पंक्ति, तीसरी पंक्ति में दी गई जानकारी सही सुमेलित है। तो इस तरह केवल एक, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों और सहभागी देशों, ठीक है, के युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि सैन्य अभ्यास इस तरह के अभ्यास होते हैं जिनमें विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ावे के लिए और अच्छा एक वातावरण निर्माण के लिए तथा एक दूसरे से सीखने के लिए इन अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो हम चलते हैं पहले की ओर, धर्मगार्जन। देखिए हम जानते हैं कि यह भारत और जापान की जो थल सेना है उनके बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो भारत फ्रांस यह आपका सही युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है। देखिए इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि धर्मगार्जन जो कि एक थल सेना के लिए है, इसके अलावा जिमैक्स, यह भारत और जापान का एक नौसेना के लिए जो युद्धाभ्यास है। ठीक है। एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान की नौसेना के लिए है। इसके अलावा हम बात करें शिन्यो मैत्री,
यह भारत और जापान की वायुसेना के मध्य होता है। आप लोग जानते होंगे कि इसके अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यूएसए, यह मिलकर एक मालाबार सैन्य अभ्यास का भी आयोजन करते हैं। तो भारत और जापान उसमें भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो हमारा युग्म एक सही नहीं है। अब दूसरे युग्म की ओर चलते हैं, युद्ध अभ्यास। भारत और यूके, यह सही नहीं है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा मैं बताऊं आप लोगों को, तो वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप, यह एक प्रमुख सैन्य अभ्यास है जो युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास के अलावा भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, कथन 3 की ओर चलते हैं, खंजर। भारत और कजाकिस्तान, देखिए यह भी सही नहीं है। देखिए जो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो आयोजित किया जाता है वो काजिंद नामक सैन्य अभ्यास है, ना कि खंजर। खंजर सैन्य अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है, और यह हाल ही में किर्गिस्तान में ही टोकमोक में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, युद्धाभ्यास का जो हालिया आयोजन है वो राजस्थान की महाजन फील्ड रेंज में किया गया, और वहीं धर्मक आयोजन का जो हाल में आयोजन किया गया वह जापान में किया गया। ठीक है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। ठीक है, तीनों में से कोई सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह एक द्वीप है जिसकी तटीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। ठीक है, जिसकी जो तटरेखा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है। ठीक है, इसके पश्चिम में, देखिए अगर हम पहले कथन की ओर जाएं, ठीक है, इसके पश्चिम में बैफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य अवस्थित है, तथा इसके उत्तर पश्चिम में एक संकीर्ण जलीय भाग इस द्वीप को कनाडाई क्षेत्र से अलग करता है। देखिए अगर हम पहले कथन की ओर चलें जिसमें बात की गई है कि इसकी जो तटरेखा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि के लगभग बराबर है, तो इसी से हम लोग को समझ जाना चाहिए कि यह जो द्वीप है वो अपने आप में एक विशाल आकार लिए होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके पश्चिम में बैफिन की खाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य स्थित है। हमें पता है कि डेविस जल डमरू मध्य जो बैफिन की खाड़ी और जो आपका लेब्राडोर सी है उसके बीच में स्थित है, और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी वह अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम में एक संकीर्ण जलीय भाग इस द्वीप को कनाडिया क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, तो कनाडा के पास जैसे हमें पता है कि जो जितने इस कथन बताया गया उसके अनुसार यह आंसर हमारा बी, ग्रीनलैंड ही होगा। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड चर्चा में हाल में क्यों रहा? देखिए हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, जब दोबारा चुनकर आए तो उन्होंने यह दावा किया कि हम जल्दी ही ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से चर्चा में रहा। आइए हम इसको एक मैप के जरिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यह है ग्रीनलैंड। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क, ठीक है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, देखिए ये बैफिन बे है यानी बैफिन की खाड़ी, और यहां पर लेब्राडोर सी है। ठीक है, और ये डेविस स्टेट है जो कनाडा और आपके ग्रीनलैंड के बीच है। ठीक है, और हम बात करें ग्रीनलैंड के पूर्वी क्षेत्र में जो इसको यूरोप से अलग करता है वह डेनमार्क जल डमरू मध्य है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी आप लोगों को, जो ग्रीनलैंड है वो किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, तो हम समझ ही चुके हैं कि ग्रीनलैंड सही आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीत गवई जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल एक परंपरा है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जब बात की गई है तो कुछ लोग, जो कुछ विद्यार्थी, उनके दिमाग में यह बात जरूर कौंधी होगी कि भारत में तो ऐसी कोई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में गीत गवई नामक कोई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में जब भारत के
प्रधानमंत्री द्वारा मॉरिशस की यात्रा की गई, तो वहां पर जब उनका स्वागत किया गया तो वहां पर इस गीत गवाई जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका इसका भी उपयोग उनके स्वागत में किया गया। ठीक है, और जो गीत गवाई है यह 2016 में मॉरिशस की ओर से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया। ठीक है, यह एक भोजपुरी भाषा की संगीतमय प्रस्तुति है। ठीक है, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका जो मूल जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यह बिहार से संबंधित है। जब औपनिवेशिक काल में बिहार उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से भोजपुरी क्षेत्र से जो गिरमिटिया थे उनको मॉरिशस ले जाया गया, तो उन्हीं के द्वारा इस परंपरा को वहां पर ले जाया गया। ठीक है, यह परंपरा आज भी वहां पर बनी हुई है और वहां की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत भी है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि 2016 में इसको मॉरिशस की ओर से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये यहां पर एक लिस्ट है जो भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो 2023 में जो आखिरी भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत थी वह गरबा यानी गुजरात के गरबा को शामिल इसमें किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्पाद अभी तक भौगोलिक संकेत प्राप्त नहीं कर पाया? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाले उत्पाद होते हैं और उनकी विशेषता बनाए रखने के लिए तथा उनके आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत जो सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो मेघालय की लकाडोंग हल्दी, यह काफी चर्चा में रही क्योंकि जो एक सामान्य हल्दी को भी लकाडोंग हल्दी के रूप में मिलावट के रूप में बेचा जा रहा है और इससे मेघालय की जो लकाडोंग हल्दी है उसके आर्थिक महत्व में कमी आ रही है। ठीक है, लेकिन इसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह यह आपका आंसर नहीं होगा। अंडमान का कुरेन मूसले चावल, देखिए हाल ही में जो अंडमान के 3 जो उत्पाद हैं उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें कुरेन मूसले चावल है जो अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और इसके अलावा निकोबारी नारियल। ठीक है, निकोबारी नारियल। ठीक है, निकोबारी नारियल, कुरेन मूसले चावल और वर्जिन कोकोनट ऑयल, इन तीनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इस तरह ऑप्शन बी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, बिहार का मरचा चावल, हाल ही में बिहार के मरचा चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, यह मुख्यतः आपके चंपारण क्षेत्र में जो उगाया जाने वाला चावल है। अब इसका नाम मरचा चावल क्यों है? देखिए, इसका नाम मरचा चावल होने का है कि जो इसके जो दाने होते हैं, जो ग्रेन होते हैं इसके, वो देखने में कुछ कुछ काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की तरह लगते हैं। ठीक है, तो इसका नाम मिर्च चावल है जिसे स्थानीय भाषा में मरचा चावल कहा जाता है। तो इसको भी जीआई टैग प्राप्त है और यह अपनी सुगंध के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो इस तरह सी भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमें पता है कि डी ही अब बचता, तो डी ही हमारा सही आंसर है। पालमनेर कोटा, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पालमनेर स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो पालमनेर टेराकोटा, यह जो क्ले के द्वारा बनाई जाती है टेराकोटा कला है जिसे हाथों से निर्मित किया जाता है, एक प्रमुख हस्तशिल्प है। ठीक है, इसमें कोई रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें घर के सजावटी सामान बनाने में, छोटी एवं बड़ी मूर्तियां बनाने में, ठीक है, इसके अलावा कुछ सामान रखने के बर्तन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा पालमनेर टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाल में यह मांग उठी कि पालमनेर टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम। देखिए, ये मेघालय की लकाडोंग हल्दी का इमेज है। ठीक है, और ये अंडमानी, ठीक है, चावल का, ये बिहार का जो मरचा चावल है यह है, और ये जो पालमनेर टेराकोटा है उसकी एक इमेज। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है
ठीक है, मेरा आप लोगों को यही सुझाव रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन करते रहें और मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में देखिए हमें ये तो पता ही चलता है कि हमारे जो तैयारी का स्तर है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मॉक टेस्ट हमें यह भी बताता है कि हमारी तैयारी के दौरान कौन सा पक्ष हमारा मजबूत है और कौन सा पक्ष हमारा थोड़ा कमजोर है। ठीक है, जो पक्ष हमारा कमजोर है उस पर थोड़ा और अतिरिक्त रिवीजन कर हम अपनी सफलता को और अधिक सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट आईएएस का एक अनुभव और आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यह पूरी तरह से फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।